हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 201 का जून 2024 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बोल रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एक्सेस एंड सिक्वेंशियल एक्सेस ऑफ फाइल इन सी, डिस्कस द सिंटेक्स एंड रोल ऑफ fseek एंड रिवाइंड फंक्शन व्हाइल एक्सेसिंग एनी फाइल रैंडमली। ठीक है, तो ये देखिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये जो इस तरह का क्वेश्चन है रैंडम एक्सेस सिक्वेंस एक्सेस, ये हम लोगों ने ऑलरेडी MCS 11 में पढ़ लिया था, समझे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था अगर आपको पास टाइम है तो आप ज़रूर MCS 11 का प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, उससे भी आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा ये MCS 201 का, समझे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग को रैंडम एक्सेस पूछ रहा है। तो चलिए सीक्वेंस एक्सेस और रैंडम एक्सेस के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए पहला है सिक्वेंशियल एक्सेस। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो डेटा इज रीड और रिटर्न इन अ लीनियर consecutive order starting from the beginning of the file। ठीक है, तो सीक्वेंशियल एक्सेस यानी कि हम लोग का क्या होता है कि इसमें जो डेटा होता है वो रीड और राइट यानी कि उसको पढ़ना हो या फिर उसके अंदर कुछ भी लिखना हो, वो सब चीज़ हम लोग का सीक्वेंस वे में होता है, लीनियर वे में होता है। ठीक है, लाइक कि स्टार्ट हुआ, पहला लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, और रीड भी इसी ढंग से होगा, पहला होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सीक्वेंशियल एक्सेस। अब देखिए मैकेनिज्म क्या होता है इसका, टू एक्सेस अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड यू मस्ट रियली रीड ऑल दी प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि अगर हमको मान लीजिए 5 को रीड करना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 को रीड करना है, तो मैं डायरेक्ट 5 को रीड नहीं कर सकता। मैं पहले 1 को करूँगा, फिर 2 पे जाऊँगा, फिर 3 पे जाऊँगा, फिर 4 पे जाऊँगा, फिर जाके मैं 5 को रीड कर पाऊँगा, समझे। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है कि ये इस तरह से काम करता है। अगर मेरे को कोई भी रिकॉर्ड पढ़ना हो तो उससे पहले जितना भी रिकॉर्ड है वो सब भी मेरा रीड होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सब काम सीक्वेंस में हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को स्टार्टिंग से ही जाना होगा। उसके बाद आता है एग्जाम्पल, रीडिंग अ टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन यूजिंग fgets। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए हम लोग का कोई फाइल है, उसके अंदर मेरे को कोई टेक्स्ट पढ़ना है, तो हम लोग fgets फंक्शन से उसके अंदर का सारा टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो हम लोग का पूरा लाइन बाय लाइन पूरा उस फाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब रीड होगा, समझे। तो ये हो गया एग्जाम्पल। इसका सी फंक्शन का क्या होता है, तो ये हो गया fgetc, fgets, fprintf और fputs। ये सब हम लोग का क्या है, सीक्वेंस एक्सेस का फंक्शन है, समझे। अब देखिए ये सुटेबल किसके लिए होता है, तो सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग फाइल वेयर डेटा इज एक्सेस्ड इन अ लीनियर ऑर्डर सच एज लॉग फाइल और डेटा स्ट्रीम्स। तो ये हम लोग का सुटेबल होता है वहाँ पे जहाँ पे हम लोग को किसी फाइल को ना पूरा रीड करना होता है। ठीक है, सीक्वेंस से रीड करना होता है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग का डेटा जो एक्सेस होता है वो लीनियर ऑर्डर में होता है, यानी कि लाइन से होता है, और लाइक कोई लॉग फाइल हो गया या फिर डेटा स्ट्रीम हो गया, समझे। तो इस तरह से हम लोग का सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया। अब देखिए रैंडम एक्सेस क्या होता है, नाम की तरह डेफिनेशन क्या है, डेटा कैन बी एक्सेस डायरेक्टली एट एनी पॉइंट इन द फाइल विदाउट हैविंग टू रीड थ्रू आउट प्रीसीडिंग ऑर्डर, मतलब प्रीसीडिंग डेटा। वही रैंडम एक्सेस मतलब कहीं से भी हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी पोजीशन पे, जरूरी नहीं है कि हमको स्टार्टिंग से ही रीड करते हुए आना होगा, जैसे सीक्वेंस पे करना पड़ा था। इसमें अगर मेरे को 5 पे जाना है तो मैं डायरेक्ट 5 पे ही पहुंच सकता हूँ, मेरे को 1 2 3 4 पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है मैकेनिज्म, यूजेस फाइल पॉइंटर एंड फंक्शन लाइक fseek टू मूव टू अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि हम लोग फाइल पॉइंटर लाइक फाइल पॉइंटर हो गया या फिर कोई फंक्शन हो गया लाइक fseek फंक्शन। ठीक है, ये fseek फंक्शन होता है, इससे मैं डायरेक्ट किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुंच सकता हूँ और फिर मैं वहाँ का डेटा रीड कर लूँगा, समझे। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्सेसिंग अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस फाइल बेस्ड ऑन इट्स इंडेक्स। ठीक है, लाइक हमको किसी रिकॉर्ड के अंदर किसी फाइल में फाइल को रीड करना है, तो मैं उस रिकॉर्ड का जो इंडेक्स पेज होता है, इंडेक्स होता है, वहाँ से मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ कि ये वाला फाइल किस पेज पे अवेलेबल है ना, या फिर कहाँ पे अवेलेबल है। मैं डायरेक्ट उस फाइल पे, उस फोल्डर पे कूद सकता हूँ, उस इंडेक्स पे जा सकता हूँ, समझे। तो ये हो गया। सी फंक्शन का कैसे होता है, तो ये fseek हो गया या फिर ftell हो गया या फिर रिवाइंड हो गया, ये सब हम लोग का रैंडम एक्सेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसका देखिए सुटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर डायरेक्ट एक्सेस टू स्पेसिफिक डेटा इज रिक्वायर्ड सच एज डेटाबेस, इंडेक्स फाइल और एडिटिंग लार्ज फाइल्स। तो ये हम लोग का सुटेबल कहाँ होता है, जहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट एक्सेस की जरूरत पड़ती है किसी स्पेसिफिक डेटा को, समझे। लाइक कोई डेटाबेस हो गया, मेरे को डेटाबेस में से किसी का डिटेल निकालना है, तो मैं पूरा डेटाबेस को तो नहीं ना देखने जाऊँगा भाई। मेरे को मान लीजिए किसी मोहित नाम के इंसान का डेटा निकालना है, तो मैं डायरेक्ट मोहित पे जाऊँगा ना, ये थोड़ी मैं रोहित ये वगैरह वगैरह जितने भी हैं सबको देखने जाऊँ,
है, तो उस जगह पे हमको रैंडम एक्सेस का जरूरत होता है। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या पूछ रहा है, सिंटेक्स और रोल fseek और रिवाइंड का। यहाँ पे देखिए fseek और रिवाइंड का हम लोग को सिंटेक्स और रोल वगैरह पूछ रहा है। तो देखिए fseek फंक्शन, इसका पर्पस क्या होता है, मूव द फाइल पॉइंटर टू अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन अ फाइल फॉर रैंडम एक्सेस। ठीक है, fseek का हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, रैंडम एक्सेस में ही सी फंक्शन होता है। इसका काम क्या होता है कि फाइल पॉइंटर को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुंचा देना जहां से हम लोग को फाइल को एक्सेस करना हो। ठीक है, रैंडम एक्सेस के लिए। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो इंट fseek, ठीक है, फिर यहाँ पे फाइल स्टार स्ट्रीम यानी कि जिस फाइल को हम लोग को एक्सेस करना चाहते हैं वो, कॉमा लॉन्ग ऑफसेट यानी कि जहां तक पहुंचना चाहते हैं, और इंट व्हेन एस, यहाँ पे हम लोग को जो काम करना है वो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्ट्रीम क्या है, अ पॉइंटर टू द फाइल सिस्टम, मतलब फाइल स्ट्रीम यानी कि जिस फाइल पे काम करना चाहते हैं वो। ऑफसेट मतलब नंबर ऑफ बाइट्स टू मूव द पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर को कितने बाइट्स से आगे बढ़ाना है या फिर कितने बाइट्स से पीछे करना है वो। और फिर व्हेन एस में क्या हो सकता है, तीन तरह से हो सकता है। सीक सेट मतलब कि स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, है ना, यानी कि जिस फाइल के अंदर काम करना चाहते हैं। तो fseek का काम क्या है कि हम लोग को फाइल पॉइंटर को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुंचाना। तो यहाँ पे भी हम लोग व्हेन एस में क्या कर सकते हैं, सीक सेट मतलब कि जो फाइल को बिगिनिंग से स्टार्ट कर दो। ठीक है, मतलब पॉइंटर को बिगिनिंग पे रख दो। फिर सीक कर मतलब सीक करेंट, मतलब ये हो गया। तो मूव फ्रॉम द करेंट पोजीशन, यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर सीक कर का यूज़ करते हैं यानी कि अभी फाइल पे हम लोग जहाँ पे अवेलेबल है वहीं से हम लोगों को काम करना है, वहीं से हमको रीड करना है या राइट करना है वो कर सकते हैं। या फिर सीक एंड मतलब कि मूव फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल, यानी कि हम लोग को डायरेक्ट जो पॉइंटर है उसको एंड पे पहुंचा दो और फिर वहाँ पे हमको जो काम करना है वो करें। समझे, तो fseek पे ये सब चीज़ होता है। अब इसका एग्जांपल के तौर पे ये समझ सकते हो, मैंने बहुत नॉर्मल एग्जांपल लिया है। एक फाइल बनाया, पता है फाइल होता है ये स्टार fp, ये मेरा फाइल का नाम है fp। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, f ओपन, मैंने फाइल को ओपन किया है, ये फंक्शन होता है f ओपन से। और यहाँ से अच्छा ये fp मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, फाइल पॉइंटर है, यानी कि एक फाइल के ऊपर पॉइंट कर रहा हूँ मैं, तो वो है मेरा ये फाइल पॉइंटर नाम। और ये किस फाइल के ऊपर कर रहा है, तो देखिए मैंने f ओपन किया है, कौन से फाइल को ओपन किया है, तो data.txt। ठीक है, ये मेरे फाइल का नाम है data.txt। और इसको मैंने किस फॉर्म में ऑन किया है, तो r फॉर्म में, यानी कि रीड के फॉर्म में। r मतलब रीड करना, तो यानी मैंने इस फाइल को ओपन किया है और रीड फॉर्म में ओपन किया है, यानी कि मैं इसको सिर्फ रीड कर सकता हूँ इस फाइल को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने fseek फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो fseek में क्या होता है कि पहले फाइल लिखो जिस फाइल पे काम करना चाहते हो, तो मैंने fp दिया है ना, यानी कि जिस फाइल पे पॉइंट कर रहा हूँ वो, तो ये fp हो गया। और फिर क्या होता है ऑफसेट, है ना, यानी कि कहाँ तक आपको डेटा को मूव करना है ना, पॉइंटर को मूव करना है वो, तो वो मेरे को 10 मूव करना है। और फिर सीक सेट क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यानी कि बिगिनिंग से 10 पॉइंट आगे बढ़ जाओ। समझे, तो मूव 10 बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये हो गया हम लोग का fseek से हम लोगों ने 10 पॉइंट ऊपर चला गया। और फिर वहाँ से क्या करो, जब आगे चला गया तो फिर कैर सी नाम का एक वेरिएबल बनाओ जिसको कैरेक्टर टाइप रखो, और उसके अंदर मैं क्या करो fgetc। ठीक है, ये fgetc फंक्शन से fp का जो वैल्यू है वो स्टोर कर दो, रीड द कैरेक्टर एट द पोजीशन, यानी कि ये जो 10 पॉइंट ऊपर गया है, आगे गया है स्टार्टिंग पॉइंट से, वहाँ पे जो वेरिएबल है, जो भी कैरेक्टर है उसको रीड कर लो। तो fgetc से क्या होगा, ये जो fp वाला पॉइंटर है जो 10 पॉइंट आगे गया है, वहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हम लोग का सी में आ जाएगा। समझे, तो इस तरह से ये देखिए मस्त छोटा सा एग्जांपल से हम लोगों ने समझ लिया fseek के बारे में। अब देखिए इसी तरह से रिवाइंड के बारे में पूछा है, तो इसका पर्पस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है रिवाइंड। क्या करो, रीसेट द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यानी कि अभी हम लोग फाइल में कहीं पे भी हैं, किसी भी लाइन में रिवाइंड यूज करने से हम लोग डायरेक्ट स्टार्टिंग पे पहुंच जाएंगे, बिगिनिंग पे पहुंच जाएंगे। समझे, इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो वॉइड नॉर्मल रिवाइंड लिखो और फिर फाइल स्टार्ट स्ट्रिंग, यानी कि वही स्ट्रिंग मतलब फाइल पॉइंटर ऑफ द फाइल टू बी रीसेट, यानी कि वही फाइल पॉइंटर मतलब किसी फाइल के ऊपर पॉइंटर किया हुआ पॉइंटर। ठीक है, तो वो हो गया हम लोग का स्ट्रिंग। अब इसका एग्जांपल भी देख लीजिए, फाइल वही fp बनाओ, f ओपन किया, वही डेटा txt को ओपन किया और इसको मैंने रीड के फॉर्म में ओपन किया है। ठीक है, रीड करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई डेटा रीड किया, अब जरूरी नहीं है पूरा कोड लिखना है, समझे, यहाँ पे आपको बस समझाने के तौर पे लिखना है, तो आप भी सेम एग्जांपल ही लिखोगे। यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई रीड सम डेटा, कुछ भी आपने रीड किया है, कुछ भी आपने काम किया है इसके अंदर।
अब आपको क्या करना है ना कि आपको वापस जाना है, कहाँ पे, रिवाइंड का यूज़ करना है। तो आपने रिवाइंड का यूज़ किया, ठीक है। एफ पी, ये जो है फाइल पॉइंटर, मतलब एफ पी मतलब फाइल पॉइंटर, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है एफ पी, और ये मेरा नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, समझे, एफ पी लिखना। तो मैंने एफ पी लिख के ये जो एफ ओपन डेटा वाला टी है इससे मैंने रिवाइंड करके, तो ये क्या हो गया, मूव द फाइल पॉइंटर बैक टू द बिगनिंग, यानी कि डेटा टी में अभी हम जहाँ पे भी थे वहाँ से मैं वापस इसका बिगनिंग में चला गया, यानी कि यहाँ से मैं इसका बिगनिंग में चला गया। और फिर मैं क्या किया हूँ, कैर फर्स्ट कैर, मैंने फर्स्ट कैर नाम का एक वेरिएबल बनाया है, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने सी लिखा था वेरिएबल का नाम, यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो, तो वो कैरेक्टर टाइप रहेगा। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एफ गेट सी एफ पी, यानी कि रीड द फर्स्ट कैरेक्टर, यानी कि जो मैं रिवाइंड करके पहला पोजीशन पे क्या हो ना, उसको मैं एक बार फर्स्ट कैरेक्टर नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर लिया हूँ, समझे। तो इस तरह से ये हो गया इसका सिंपल सा एग्जाम्पल। तो यही था हम लोगों का 3 का ए नंबर। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 3 का बी नंबर। तो ये क्या है, राइट पाइथन कोड टू परफॉर्म द फॉलोइंग, क्या है, रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल और क्रिएटिंग फाइल एंड ऐड कंटेंट टू इट। ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग करेंगे, रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल। अब आप समझ गए होंगे वैसे, ये पहला वाला क्वेश्चन है ना, देखिएगा कैसे, ये आपको पता है, कमेंट है, डिफाइन क्या है, रीड फाइल, मैंने एक फंक्शन बनाया रीड फाइल नाम का, जिसके अंदर मैं फाइल पाथ डाल दिया हूँ, मतलब जिस फाइल को मैं रीड करना चाहता हूँ वो, तो वो हो गया फाइल पाथ, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे फाइल पाथ का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे ही समझो, समझे। अब देखिए मैं क्या करूँगा, ट्राई करके करूँगा, ठीक है। तो ट्राई में आया हूँ मैं, विथ ओपन, मैंने फाइल पाथ, जो फाइल मैंने दिया है, मतलब जिस फाइल को मेरे को चेक करना है, फाइल पाथ, उसको मैंने रीड मोड में ऑन किया, एज फाइल के तौर पे मैंने उसको ऑन किया है, ठीक है, ओपन कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, उसके अंदर जो कंटेंट है, एक कंटेंट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, और उसमें क्या करूँगा, फाइल डॉट रीड कर दूंगा, ठीक है। ये रीड फंक्शन क्या करेगा हम लोग का, जितना भी फाइल के अंदर कंटेंट है सबको रीड कर देगा, समझे, और उसको ये कंटेंट नाम के वेरिएबल में सेव कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करके फाइल कंटेंट करके यहाँ पे जितने भी कंटेंट है उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो यानी कि इससे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मैंने ओपन किया फाइल पाथ को, यहाँ पे कोई भी फाइल है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं एग्जांपल फाइल है आपका, है ना, एग्जांपल डॉट टी आपकी फाइल का नाम है। तो मैंने उसको ओपन किया, रीड मोड में ओपन किया, फिर मैंने क्या किया, एक कंटेंट नाम का वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैंने क्या किया, ये जो फाइल था उसको रीड कर लिया, ठीक है। इसको मैंने एज फाइल के तौर पे रखा है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, एज फाइल नेम, यानी ये भी नाम के तौर पे हुआ। तो मैंने ये जो काम है फाइल पाथ को ओपन किया है एज फाइल के नाम पे, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, एफ फाइल नेम, फाइल्स, कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने उसी फाइल में क्या किया, रीड वाला फंक्शन चला दिया, जिससे सारा फंक्शन पूरा फाइल रीड हो गया, उसको कंटेंट में सेव किया, और फिर मैंने कंटेंट को प्रिंट करवा दिया। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये ट्राई वाला काम नहीं हो पाता है, मतलब कि फाइल में कोई गड़बड़ी है, तो क्या करो, एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, ये फाइल नॉट फाउंड वाला एरर चलेगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज चेक द फाइल नेम और पाथ, ठीक है। यानी कि आप जो फाइल खोजना चाह रहे हो, जिस फाइल में करना चाह रहे हो, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं एरर शो करवा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा कमेंट है, स्पेसिफाई द फाइल पाथ। तो यहाँ पे मैंने फाइल पाथ जो लिया था, ये जो लिया था, उसका मैंने नाम दे दिया है एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। तो देखिए ऐसे आप चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आप एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, इस पूरे की जगह पे एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी करके पूरा काम कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको फाइल पाथ इज इक्वल टू एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी इसलिए किया है ना, ताकि आपको ना इस पूरे इस कोड में चेंज करने की जरूरत ना पड़े। आपको बस मान लीजिए आपको कोई और फाइल में देखना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फर्स्ट डॉट टी एक्स टी में आपको कुछ चेंज करना है, तो आप डायरेक्ट इसमें चेंज करोगे तो आपका ये पूरा काम हो जाएगा अपने आप, समझे। तो ये होता है एक अच्छा प्रॉपर कोड करना है ना, ताकि आपको हर जगह जाके चेंज ना करना पड़े, बस आप फाइल पाथ में नाम चेंज कर दोगे, ये कोड आपका काम करने लगेगा, समझे। तो ये हो गया फाइल पाथ एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। और उसके बाद फिर मैंने ये जो रीड फाइल बनाया था फंक्शन, उसी को यहाँ पे वापस से कॉल कर दिया है। तो रीड फाइल करूँगा तो अब फाइल पाथ में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी आ जाएगा, और फिर ये पूरा कोड हम लोग का रन कर जाएगा, समझे। अच्छा, इस कोड को हम लोग ना अभी कंपाइलर पे, ऑनलाइन कंपाइलर पे रन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, फाइल वाली बात है। तो इसके लिए आपके पास, आप एक अच्छा फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर फाइल बनाओगे, उसके अंदर कुछ डेटा लिखोगे, तब जाके ये सब काम करोगे ना तो हो पाएगा, ये ऑनलाइन कंपाइलर पे नहीं हो सकता, ठीक है।
तो इसलिए आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए। ये हो गया हम लोगों ने फाइल को रीड करने के लिए कैसे कर सकते हैं। अब देखिए क्रिएट फाइल करने के लिए या फिर उसमें कंटेंट ऐड करने के लिए कैसे करेंगे। तो देखिए वही फिर से वही डिफाइन क्रिएट फाइल है ना, फंक्शन बनाया है, उसके अंदर मैंने फाइल पाथ, वही फाइल पाथ दे देना और जिस कंटेंट मतलब जो कंटेंट मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ है ना, तो वो कंटेंट को भी मैं ले लिया हूँ है ना इस क्रिएट फाइल वाले फंक्शन के अंदर पैरामीटर के तौर पे। अब इसमें मैं क्या करूँगा भाई विथ ओपन क्या करो फाइल पाथ जिस फाइल को ओपन कर रहा हूँ और इसको मैं W के फॉर्म में ओपन करूँगा यानी कि राइट के फॉर्म में, क्योंकि मेरे को इसको राइट करना है, इसके अंदर कुछ लिखना है ना, इसलिए मैं W के फॉर्म में ओपन करूँगा। इसको भी एज फाइल के तौर पे ओपन करूँगा और मैं क्या करूँगा इसके अंदर फाइल डॉट राइट है ना, राइट वाला फंक्शन कॉल करूँगा और जो चीज़ राइट करना है यानी कि हमको कंटेंट राइट करना है ना, ये वाला कंटेंट ही राइट करना है इसमें, तो ये कंटेंट को मैं डाल दूंगा इस राइट फंक्शन के अंदर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा राइट द कंटेंट टू द फाइल और फिर मैं प्रिंट अप कर दूंगा क्या कंटेंट एडेड टू द फाइल पाथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने फाइल कंटेंट को पूरा ऐड कर दिया और फिर एक प्रिंट करके दिखा दिया कि हाँ भाई आपका जो फाइल को जो भी लिखना था वो काम हो गया आपका। तो कंटेंट एडेड टू द फाइल पाथ ये हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी मैं वही कर देता हूँ, फाइल पाथ में मैंने नाम दिया example.txt, वही चीज़ है समझे यहाँ पे। और फिर मैंने कंटेंट में दिया है ये जो कंटेंट है, तो इस कंटेंट में मैंने ये मेरा कंटेंट है मतलब फाइल के अंदर ये चीज़ आएगा हेलो दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट फिर /n वेलकम टू द फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, हेलो दिस इज सिंपल टेक्स्ट, बस इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कंटेंट। और फिर से मैंने इस क्रिएट फाइल को जो बनाया है इसको वापस से कॉल कर दिया। तो क्रिएट फाइल को कॉल किया हो, फाइल पाथ किया हो, तो फाइल पाथ में आ जाएगा example.txt और इस कंटेंट में आ जाएगा ये पूरा। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ पूरा यहाँ पे कॉल होगा और सारा डेटा हम लोगों का लिखा जाएगा इस फाइल के अंदर, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइल को बना लिया और फिर उसको उसके अंदर कंटेंट को लिख दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बनाने का आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखिए जब मैंने विथ ओपन किया ना फाइल डॉट पाथ और W के फॉर्म में, तो अगर मान लीजिए कोई फाइल नहीं होगा ये example.txt से, तो जब मैंने W से ओपन किया है ना तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगा अपने आप। अगर मान लीजिए कोई ऑलरेडी कोई फाइल नहीं है ऐसा example.txt से, तो जब मैंने इसको W के फॉर्म में बनाया है तो ये एक नया क्रिएट कर देगा, समझे। तो इस तरह से हम लोगों का ये पूरा काम हो जाएगा। तो यही था क्वेश्चन नंबर B। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर C। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है राइट सिंटेक्स फॉर वेरियस लूपिंग कंट्रोल्स ऑल्सो ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ ईच टू एग्जिबिट देयर रिस्पेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अच्छा मैंने एक डिस्क्रिप्शन के एंड में जो वीडियो है अगर आप तक नहीं देखे हो तो कृपया करके उसे देख लीजिए। ठीक है, और आपसे जो बन पाता है ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पूछ रहा है कि लूपिंग कंट्रोल जो होते हैं ना वेरियस तरह के, उसका सिंटेक्स लिखने बोल रहा है और साथ में उसका फ्लो चार्ट भी बनाने बोल रहा है। ठीक है, तो लूप आपको पता है होते हैं 2-3 तरह के, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया। तो हम लोग को उसका सिंटेक्स बताना है और साथ में उसका हम लोगों को क्या बताना है फ्लो चार्ट भी लिख के दिखाना है। ठीक है, तो देखिए लूपिंग कंट्रोल सिंटेक्स इन C, तो पहला होता है फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, तो फॉर है ना, फिर आएगा इनिशियलाइजेशन यानी कि वही i इज इक्वल टू 0 जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल इंट i इज इक्वल टू 0। फिर आता है कंडीशन यानी कि i इज लेस देन n है ना, या फिर i इज ग्रेटर देन, वो सब जो करते हैं वो हो गया कंडीशन। और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यानी कि i प्लस प्लस हो गया या फिर i माइनस माइनस हो गया, वो सब जो करते हैं ये हो गया हम लोग का फॉर का सिंटेक्स। और इसके अंदर फिर फॉर के अंदर जो भी बॉडी है, जो भी लूप का बॉडी है वो हम लोग लिखते हैं जो भी काम करना होता है। तो ये हो गया हम लोग का फॉर लूप का सिंटेक्स, समझे। एज इट इज आप इसको लिख सकते हो, मतलब एज इट इज ही लिखना है। जो चीज़ मैं आपको पूरा बता रहा हूँ इस वीडियो में सब कुछ वैसे ही करना है आपको, समझे। आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो कोड में या फिर किसी का डेफिनेशन में, लेकिन जो चीज़ कोड है वो तो ऐसा ही रहेगा हमेशा, समझे। तो यही होगा हम लोग का इसका सिंटेक्स। अब देखिए इसको अगर हम लोग फ्लो चार्ट में बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, पहले होगा स्टार्ट, ठीक है, फिर आया कंडीशन चेक होगा हम लोगों का है ना, लाइक कि जो i जो है वो लेस देन n है या नहीं है, वो सब चेक हुआ। अगर वो ट्रू हुआ तो फिर उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है यानी कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं लूप के अंदर बॉडी है, वो हम लोग का बॉडी वाला काम होगा। और फिर हम लोग का ये अपडेट हो जाएगा यानी कि ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो होगा यानी कि i प्लस प्लस हो जाएगा। फिर चेक होगा कंडीशन कि क्या i जो है वो लेस देन है n है कि नहीं है। अगर मान लीजिए वो फिर से ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट वाला काम होगा, फिर अपडेट होगा।
अब मान लीजिए अब कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर एंड हो जाएगा, यानी कि ये फॉर लूप का एंड हो गया। तो इस तरह से ये हम लोग का फॉर लूप का हो गया फ्लो चार्ट। ठीक है, इसी तरह से होता है वाइल लूप। तो वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, भाई नॉर्मल वाइल लिखे, उसके अंदर मैंने कंडीशन दे दिया लाइक वाइल आई इज लेस देन 5, है ना, ये हो गया मेरा कंडीशन। और फिर उसके अंदर बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि जो भी है वाइल के अंदर मेरे को जो भी काम करना है वो करेंगे। तो ये हो गया इसका सिंटेक्स वाइल लूप का। अब देखिए वाइल लूप का फ्लो चार्ट कैसा होता है, तो स्टार्ट कर दिए, है ना, फिर इसका भी कंडीशन चेक होगा कि भाई कंडीशन क्या है, क्या आई इज लेस देन 5 है। तो अगर यस है तो जो भी टास्क है या फिर जो भी आप कमांड कह सकते हो या फिर जो भी स्टेटमेंट कह सकते हो वो है वो करो, और उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करो कि क्या कंडीशन ये हुआ, या फिर अभी भी आई जो है वो लेस देन है 5 या फिर कुछ भी लेस देन एन है, हाँ है, तो फिर से वो टास्क करो। और ये टास्क के अंदर ही ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला काम हो जाता है वाइल के अंदर, समझे। जैसे यहाँ पे हम लोग का फॉर के अंदर इंक्रीमेंट होता था ना आई, ये वाइल वगैरह में इसी के अंदर हम लोग को जो भी कंडीशन है वो आप लोग का बढ़ते भी रहता है। तो इसीलिए हम लोग का कंडीशन डायरेक्ट चेक होते जाएगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ हम लोग एंड हो जाएंगे और हम लोग का वाइल लूप खत्म हो जाएगा। लाइक लेस आई इज लेस देन 5 है, 1 इज लेस देन 5 है, तो जब तक 5 से छोटा है तब तक होगा, जैसे 5 से बड़ा हुआ ये हम लोग का वाइल लूप खत्म हो गया। फिर इसी तरह से आता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स कैसा होता है, तो इस ढंग से क्या होगा, पहले डू करो, क्या करो, डू के अंदर जो भी काम है ना, डू के अंदर कुछ भी प्रिंट करवाना है या फिर कुछ भी लिखवाना है तो वो हो जाएगा, और उसके बाद वाइल वाला कंडीशन चेक होगा, तो वाइल कंडीशन। तो हम लोग का सिंटेक्स होता है डू वाइल का इस तरह से, समझे। तो वाइल और डू वाइल में यही डिफरेंस होता है कि वाइल में भाई हम लोग का स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक हो जाता है। अगर मान लीजिए आई इज लेस देन एन बोला है और एन का वैल्यू मान लेते हैं 3 है और आई का वैल्यू 4 है, मान लीजिए मैंने आई का वैल्यू स्टार्टिंग में ही 4 ले लिया है, तो चेक होगा क्या जो आई जो है वो लेस देन एन है, तो क्या 4 जो है वो लेस देन 3 है, तो नहीं है, है ना। तो जब नहीं होगा तो वाइल के अंदर हम लोग जाएंगे ही नहीं। लेकिन वही डू वाइल में क्या होगा, वही सेम कंडीशन है कि आई इज लेस देन एन और आई हम लोग का 4 है और एन 3 है। तो इसमें देखिए डू में क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं आई को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने मान लीजिए प्रिंट आई कर दिया, तो यहाँ पे एक बार आई प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आई का वैल्यू जो 4 है वो मेरा प्रिंट हो जाएगा, और फिर चेक होगा कि क्या वाइल जो है आई इज लेस देन एन, यानी कि आई जो है 4 जो है क्या लेस देन 3 है, तो फिर यहाँ से मेरे को पता चलेगा यार कंडीशन तो फॉल्स है, तो फिर जाके हम लोग का ये लूप खत्म होगा। लेकिन उससे पहले देखिए आई का वैल्यू एक बार प्रिंट हो जाएगा, समझे। तो इसलिए होता है कि वाइल में भाई एक बार भी अगर कंडीशन सही नहीं है तो कुछ भी काम नहीं होगा, लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होता भी है तब भी हम लोगों का एक बार तो कोड एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, समझे। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है डू वाइल का, पहले स्टार्ट होगा और पहले ही टास्क कर दो, जो काम दिया है वो कर दो, डू टास्क करो, उसके बाद कंडीशन चेक करो कि भाई क्या कंडीशन ट्रू था, तो अगर फिर से ट्रू है कंडीशन तो फिर से आके जो काम दिया है वो कर लो, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो फिर एंड कर जाओ, समझे। तो ये होता है वाइल और डू वाइल लूप में डिफरेंस, और ये हो गया फॉर लूप का। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंटेक्स देख लिया वेरियस लूपिंग सिस्टम का और साथ में फ्लो चार्ट भी देख लिया, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।